وسهلا مرحبا انت مشاهد فوتبول टुडे presented by Sports Swing. That's right जी, hello and welcome, अस्सलाम वालेकुम. आप देख रहे हैं फुटबॉल टुडे presented by Sports Swing. और ये जो आपने इंट्रो देखा था वो मेरा सिर्फ इंट्रो नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में सऊदी क्रेज फैल चुका है क्योंकि कल जो हुआ है आई थिंक ये तारीख का फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट था कि सेकंड लोएस्ट रैंक टीम आफ्टर गाना सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को शिकस्त दे दी और हिस्ट्री वाज क्रिएटेड लास्ट नाइट. अपार्ट फ्रॉम दैट जो दीगर मैचेस हुए वो भी काफी डिप्रेसिंग थे जी. 2-0 ड्रॉज रहे. पोलैंड का मैच 0-0 पर ड्रॉ रहा, मेक्सिको से स्कोर नहीं हुआ. फिर दूसरी तरफ हमने ट्यूनीशिया का मैच देखा. ट्यूनीशिया ने भी बहुत ही शानदार फुटबॉल खेली और वहाँ भी डेनमार्क स्कोर नहीं कर सका. सो इट वाज 2-0 ड्रॉज. 2018 में पूरे वर्ल्ड कप में 1-0 ड्रॉ था, यहाँ हमें कल के दिन में ही 2-0 ड्रॉज देखने को मिल गए. जबकि फ्रांस से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उन पे पूरा उतरे. ऑल्दो थोड़ी घबराहट थी कि जो 2 मैच हमने देखे और ऑस्ट्रेलिया ने पहले स्कोर कर दिया बट फ्रांस केम बैक और वहाँ 4-1 से फ्रांस जीता. और इस हवाले से आज हम बात करेंगे. ऑफ कोर्स बात करने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि हमारे जो पंडित्स हैं उनकी जो प्रेडिक्शंस हुई हैं उनके काफ़ी चर्चे हुए हैं, तो उस हवाले से बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा. कैसे हैं जनाब? गोल 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 गोल. मैं बहुत बहुत खुश हूँ इसके ऊपर क्योंकि कल जो हमने देखा है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसको हम बेस्ट इन द वर्ल्ड समझते थे. मैं माजरत चाहूँगा नाजरीन से कि पिछले शोज में मैंने बोला था, बल्कि मैं आप सबके बिहाफ पे माजरत करूँगा अपने नाजरीन से कि हमने कहा था कि बेस्ट इन द वर्ल्ड कल खेल रहे हैं, लेकिन असल में बेस्ट इन द वर्ल्ड ने कल नहीं खेला, वो अब कल खेल रहे हैं क्योंकि पोर्चुगल का मैच कल है. क्योंकि जिसको हम गोट कर रहे थे उसको तो सऊदी ने रोस्ट कर दिया है पूरी तरह से. Absolutely right. और इसमें सबसे पहले तो मुस्लिम उम्मा की दुआएं थी. जितना जितना वेस्ट ने हमारे खिलाफ बोला था, जितना मुस्लिम्स को दीवार से लगाया गया था, कल कॉर्नर टाइगर्स की तरह हम बाहर निकले और मेसी को मैसअप कर दिया है. जो तमाचा कल लगाया है सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को. हम आपके जज्बात की कदर करते हैं लेकिन बाकी 2 लोग हैं जिनको हमने इंट्रो कराना है. तो हमारे साथ मौजूद है जी तैमूर आमिर. कैसे हैं जनाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं इस इंट्रोडक्शन को फॉलो अप बिल्कुल भी नहीं कर सकता लेकिन मैं ठीक हूँ. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और हमारे साथ हैं गुल ताहिरानी. कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक है. तबीयत बेहतर है आपकी? जी बहुत बेहतर है. बहुत बेहतर है. सो अब जरा शुरुआत करते हैं कॉन्वर्जेशन का. सो भाई ये क्या हुआ, क्या हमने क्या 5-0 3-0 4-0 4-0 और मतलब तरह तरह की जो हमें कमेंट, जैसे कुछ बताओ मैं, हमारे जो जितने फॉलोअर्स हैं और कमेंट्स करने वाले हैं उनमें कुछ कमेंट्स तो बड़े मजेदार थे. एक ने लिखा गुल की बत्ती गुल. बट जोक्स अपार्ट जितने लोग हैं जिन्होंने कमेंट किए उनमें से कोई एक ऐसा नहीं होगा जिसने सऊदी अरब की प्रेडिक्शन की होगी करेक्ट होगी. बड़े बड़े पंडित्स फेल हुए. हाउएवर 3 ऑफसाइड के गोल हुए. 4-0 हो गया था लेकिन वो 1-0 ही रहा. एंड देन यू कांट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम सऊदी अरब. जो 2 गोल्स किए हैं उनके प्लेयर्स हैं, आई थिंक दैट वाज जस्ट ब्रिलियंट. अल शहरी एंड अल दोसारी दोनों ने कमाल कर दी. ब्रिलियंट गोल्स, ब्रिलियंट फिनिशेस. पहला वाला भी स्पेशली. और आप अगर रोमेरो का टैकल देखें उस पर वेरी हाफ एस्ट जो मुझे लगा, एंड गोज थ्रू हिज लेग्स. और फिर मार्टिनेज भी कुछ नहीं कर पाया. मगर जो सेकंड गोल अल दोसारी ने मारा है, क्लास. और जैसे तैमूर ने भी सुबह में बोला था कि अल दोसारी इज द मेसी ऑफ सऊदी अरेबिया, वाकई उन्होंने प्रूव कर दिया. आई थिंक उनको मेसी बोल के आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं. लेकिन वर्ल्ड क्लास गोल मारा है. एक चीज, एक डिस्क्लेमर है. देखिए जो मेसी की लेगेसी है और जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, just because of one bad performance you just lost to Saudi Arab. and जो मैं एक सोशल मीडिया पे हेट्रेड देख रहा हूँ मेसी के लिए, रिगार्डलेस कि ठीक है रोनाल्डो फैंस हैं वो खुश होते हैं मेसी के फेलियर में, बट वो बहुत बड़ा लेजेंड है. और कोई आप 6-0 नहीं हारे हैं सऊदीया से. इट वाज अ 2-1 मैच. ठीक है माना 53rd मिनट के बाद इक्वलाइज नहीं हुआ अर्जेंटीना से, बहुत बड़ा एक अपसेट है. बट ऐसे जो रिएक्शन आ रहा है मेसी के अगेंस्ट, आई थिंक दैट इज नॉट जस्टिफाइबल. उन्होंने गोल भी तो मारा है, मतलब भले पेनल्टी से मारा हो लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया मैच में. प्लस जैसा हमने कहा सऊदी अरेबिया को क्रेडिट देना बनता है. उन्होंने और जो आप बोल रहे हैं उनके 3 ऑफसाइड हुए वो बाय चांस नहीं हुए. वो हाईलाइन खिला रहे थे और उसको एक ज़माने में ऑफसाइड ट्रैप कहा जाता था, अब हाईलाइन कहते हैं. तो वो प्लान था.
तो वो प्लान उन्होंने अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया और वो डरे नहीं, क्योंकि उनके पहले 3 मिनट में 3 गोल, पहले 13 मिनट में 3 गोल रूल आउट हुए हैं। तो उसमें और कोई डिफेंसिव टीम या मैनेजर होता तो वो सोचता कि यार ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो इवेंचुअली कोई निकल जाएगा और गोल हो जाएगा, लेकिन वो डरे नहीं, वो बरकरार रहे। वेरी 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 वैलिड पॉइंट कि देखें कोई और टीम बड़ी से बड़ी टीम होती तो वो घबराती कि यार ये तो हो जाएगा, बट उनका क्रेडिट यहाँ जाता है थ्रू आउट एग्रेसिव रहे और वो फियरलेस खेले। एंड देन अगेन कुदरत का निजाम आया है जी, आप माने या ना माने, उन्होंने प्रॉपर पैशन के साथ खेला, अगेन हाई लाइन खेली जैसे तैमूर कह रहे हैं, एंड दैट इज अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू अगेंस्ट मतलब वर्ल्ड कप फेवरेट्स, कि आप इतनी हाई लाइन खिला रहे हैं, आपको पता है कि मार्टिनेज निकल गया, देन दैट्स इट, ही हैज वन ऑन वन अपॉर्चुनिटी विद द गोलकीपर और फिर वो यूजुअली फिनिश कर देता है। मगर कल वाला जो एक मार्टिनेज वाला भी गोल जो रूल आउट हुआ था, उसमें भी अगर आप देखें सबसे मार्टिनेज तो ऑफसाइड था, मगर मेसी भी मतलब आराम से 3-4 यार्ड भी उसमें ऑफसाइड था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इतना लेजी क्यों हो रहा था उस वक्त। आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था, बिकॉज देखिए 40 मिनट्स इज इनफ टाइम फॉर अर्जेंटीना टू स्कोर एन इक्वलाइजर, इवन अ विनर। लेकिन 53rd मिनट के बाद एंड टाइम 90th मिनट एंड देन 10 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम जो कि 13-14 मिनट पे चला गया था, इक्वलाइजर नहीं हुआ अर्जेंटीना से। व्हाट वेंट रॉन्ग? अर्जेंटीना हैड अ लॉट ऑफ शॉट्स ऑन टारगेट। अर्जेंटीना की अगर आप देखें तो XG जो है, XG का मतलब एक्सपेक्टेड गोल्स होता है पर 90, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, वो 15 उनकी 2.2 थी, मतलब उनको कम से कम 2 गोल मारने चाहिए थे स्टेटिस्टिकली, बट वो उनसे नहीं हुआ। वेयर है सऊदी अरेबिया की XG थी 0.1, जिसको अगर मतलब इजीली मैं समझाऊं तो 0, मतलब उनका एक भी गोल बनता नहीं था मैच में। दोनों जो चांसेस थे वो चांसेस नहीं थे एज सच, बहुत मुश्किल सिचुएशन थी जिससे उन्होंने गोल मार दिया। और वो अगर बात की जाए अर्जेंटीना के डिफेंस की, वो बिल्कुल इन लाइन थे। और जो दूसरा गोल, खासतौर पे कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस आई जो लोगों ने भेजी क्राउड से कि जैसे ही गोल हुआ तो अल्लाह अकबर के जो नारे हैं, चीजें वो रोंगटे खड़े होने वाली बातें थी। हबीबी लेकिन कीपिंग द जोक्स असाइड, शिटहाउसरी असाइड, वैसे एक रह गया, वो तैमूर कहता था मेसी ने पेनल्टी मारी तो पेसी, लेकिन लेकिन अगर मैं उसको साइड करूं तो आई थिंक आप क्रेडिट नहीं ले सकते सऊदी अरब से कि सिर्फ अर्जेंटीना अच्छा नहीं खेली थी, उनकी बैक लाइन सॉलिड थी, उनकी टैक्टिक्स सॉलिड थी, दे वर वेरी पैशनेट, डिजायर था। वो मैच में उतरे थे ड्रॉ करने के लिए नहीं आए थे, वो जीतने के लिए आए थे। अर्जेंटीना के लिए सिंपल है कि सिर्फ क्वालिटी नाम होना काफ़ी नहीं होता है, आपको पैशन के साथ इसी तरह उतरना पड़ता है, यू हैव टू कम एंड विन। लेकिन वो इंटिमिडेट हो गए थे, वो ऐसा लग रहा था कि बच्चों को बड़े भाइयों के साथ खेलना पड़ रहा है, वो वाला सीन हो गया। तो अली नेक्स्ट अगर अर्जेंटीना मैच खेलेगी, व्हाट वुड यू चेंज? आई थिंक उनके साथ एक चैलेंज ये है कि जो उनके कोच हैं वो भी काफ़ी यंग हैं, वो इस तरह की प्रेशराइजिंग सिचुएशन में नहीं आए हैं। ही केम ऑन एज अ बैकअप कोच आफ्टर 2018, इंटरिम मैनेजर आए थे, बट उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा कि ही स्टेड ऑन, ही इज़ द यंगेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड कप राइट नाउ। लेकिन जो चीज़ मैं चेंज करने को वो यही कहूँगा कि थोड़ी सी अर्जेंटीना की ट्रेजेक्ट्री पाकिस्तान की तरह होगी कि पहला मैच हारते हैं, लेकिन यही फील आ रही थी, आगे निकलते हैं, ये पाकिस्तान वाली फील ही आ रही थी। हाउएवर आप अगर ग्रुप सी की बात कर लें मूविंग फॉरवर्ड, तो सऊदीया इस वक्त टॉप पे विद 3 पॉइंट्स, पोलैंड मैक्सिको बोथ ईच एट 1 पॉइंट, गोल डिफरेंस 0-0 ऑफ कोर्स, और अर्जेंटीना -1 गोल डिफरेंस के साथ बॉटम पे। दैट मींस दे हैव टू प्ले मैक्सिको एंड पोलैंड, बोथ कंपैरेटिवली टू सऊदीया टफर मैचेस, बोथ मस्ट विन गेम्स। और मतलब ये कि क्योंकि पोलैंड मैक्सिको आपस में हो गए, वी आर एक्सपेक्टिंग सऊदीया के अगेंस्ट दोनों जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हाउएवर इस फॉर्म में सऊदीया है, सऊदीया एक और मैच जीतता है या 2 ड्रॉ करता है, सो दे आर थ्रू। राज किंग सलमान ने सऊदी अरब में छुट्टी भी अनाउंस कर दी है, और मैं ये बहुत पाकिस्तान वाली फील्स आ रहे हैं प्रोग्राम मैं बोलता हूँ कि अगर सऊदीया यहाँ अगला मैच जीतता है या दे परफॉर्म वेल, तो फिर आज तो सिर्फ ये स्टार्ट था, मैं पूरा सऊदी ड्रेस के अंदर प्रोग्राम करूंगा जी। उसके अलावा भी हम लोग जो कल से वीडियोस देख रहे हैं स्टेडियम के बाहर, जो फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं सऊदी फैंस, वो बहुत मजे की वीडियोस हैं, मतलब वाकई उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और तो देख के उनकी खुशी में मतलब शामिल होने को आपका भी दिल करता है। नहीं इंडीड, बट अब कैसे देख रहे हैं इस ग्रुप को, खास तौर पे क्योंकि ये एक मैच से ये ग्रुप में बहुत जान आ गई, जिसको हम कह रहे थे कि जी वन वे ट्रैफिक, अब चारों टीम्स देयर इन विद अ चांस। बिल्कुल, अगेन देखें मैक्सिको का मैंने रूल आउट नहीं किया था, मुझे लगा था कि दे वुड परफॉर्म अगेंस्ट पोलैंड, मगर पोलैंड के अगेंस्ट
कुछ नहीं किया उन्होंने। और फिर वही मैंने तो प्रेडिक्ट किया पोलैंड को पेनल्टी मिलेगी और लेवेंडोस्की स्कोर करेगा, पेनल्टी मैंने प्रेडिक्ट कर दी, मगर ये नहीं प्रेडिक्ट किया कि लेवेंडोस्की मिस करेगा। बहुत हल्की पेनल्टी दी उसने। और चोआ 5th वर्ल्ड कप, ही इज ओनली द 4th प्लेयर इन दिस वर्ल्ड कप हु इज प्लेइंग हिज 5th अलोंगसाइड मेसी, रोनाल्डो और एक और मेक्सिको का प्लेयर क्वाड्राडो। मगर उसने एक सेव भी बहुत अच्छा किया। अच्छा गुल, मुझे आज बता रहे थे शो से पहले कि लेवेंडोस्की ने आज तक वर्ल्ड कप में गोल नहीं मारा है, और मुझे अब उनकी पेनल्टी देख के वाकई लगता है उनके जहन में शायद ये बात चल रही थी, क्योंकि लेवेंडोस्की जैसा प्लेयर से आप एक्सपेक्ट करते हैं यही एग्जैक्टली यही सिचुएशन, आप उनको एक बायर्न किट पहना दें तो वो शायद टॉप कॉर्नर में मार देते हैं। बारसा किट, आई एम सो सॉरी, आई वाज स्टक इन द पास्ट। आप वो टॉप कॉर्नर में मार देंगे इस पेनल्टी को, लेकिन मुझे लगता है यही चीज वाज प्लेइंग ऑन हिज हेड के वर्ल्ड कप है, कभी मारा नहीं है, पहला गोल करना है। और वहीं पे आई थिंक ये वो ईच अगर मैच की बात करें, पोलैंड मैक्सिको दोनों को बहुत चांसेस मिले, ऑल्दो मैक्सिको वाज द फार डोमिनेंट टीम, बट पोलैंड को वो जो एक पेनल्टी मिली वहां तो स्कोर बनता था। एंड 0-0 जो इसकी स्कोर लाइन रही है, दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैंने तो एक्चुअली प्रेडिक्ट ही 0-0 किया था, तो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग बिल्कुल नहीं है। सही है भाई, सही है भाई, ठीक है भाई। लेकिन तो ये बाय द वे सारे मग्स मेरे साथ जा रहे हैं। लेकिन फाइनल थर्ड में जो कन्वर्जन्स थी वो मुझे एक्सपेक्टेड था कि दोनों साइड्स के लिए मुश्किल होंगी। इवन दो पोलैंड में लेवेंडोस्की है, लेकिन व्हाट तैमूर सेड के उनके जहन में ये बात फंसी होगी डेफिनेटली कि उनका वर्ल्ड कप रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वो वैसे ही पोलैंड, मैंने कल भी कहा था, सेट पीसेस से उन्होंने ज़्यादा गोल मारे। उनका ओपन प्ले से आखिरी गोल वर्ल्ड कप में 20 साल पहले आया था। तो ये चीज़, ये जो मेंटल बैरियर्स आई थिंक दे प्रूव टू बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर पोलैंड। मैक्सिको का गेम स्टाइल ही ऐसा है, वो रफ खेलते हैं, दे प्ले फास्ट, दे रिलाई ऑन काउंटर्स, दे ट्राइड, लेकिन दे मिस्ड द फिनिशिंग टचेस एज वेल, and which is why it turned out to be 0-0. I think ये 0-0 एक्चुअली होना अर्जेंटीना के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि अगर इस मैच में कोई रिजल्ट आ जाता तो अर्जेंटीना तो फंस जानी थी, थोड़ा फंस जाती। सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली। अब डेनमार्क ट्यूनीशिया की अगर बात करें तो हमने सबने डेनमार्क की प्रेडिक्शन दी थी कि वो इजीली जीतेंगे, बट एक चीज़ इस वर्ल्ड कप में 3 दिन में हमने नोटिस कर ली है कि जो पैशन का लेवल है, सिवाय ओपनिंग मैच में कतर के, हर टीम ऐसे उतर के आई है और वो लग रहा है कि जी वर्ल्ड कप का एक जुनून सर पे सवार है। आई थिंक ये मैच एक ही तरीके से डिस्क्राइब हो सकता है, जस्ट इनक्रेडिबल पैशन। ट्यूनीशियन जो फैंस आए हुए थे स्टेडियम में, इट वाज लाइक दे वर प्लेइंग इन देयर ओन कंट्री। ऐसे नहीं लग रहा था कि वो कतर में खेल रहे हैं। और उन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं लिया अपना पैशन शो करने के लिए। बिल्कुल इन द 50th सेकंड ऑफ द मैच एरिक्सन को एक लॉन्ग बॉल मिली जो उन्होंने कंट्रोल की, और लिटरली उनके पास आधे सेकंड के लिए बॉल रही होगी। एक ट्यूनीशियन मिडफील्डर है लाइडूनी, जो कि उड़ते हुए आए और उन्होंने उनको स्लाइड टैकल किया। उन्होंने बॉल ली, वो खड़े हुए और उन्होंने अपनी चेस्ट थम की, क्राउड को चेयर अप किया। शाओलिन सॉकर चल रही थी भाई। उसके बाद से 90 मिनट पूरे स्टेडियम ने बिल्कुल उसी पैशन के साथ वो मैच खेला है, क्योंकि वो पूरा स्टेडियम के साथ अमेजिंग 12th मैन, प्रॉपर 12th मैन द क्राउड उनका। एंड इससे ये मजा आ रहा है कि ये वर्ल्ड कप ऑल्दो 3 दिन हुए हैं, लेकिन अभी से जो एक स्टेज सेट हो गई है ना, ऑल्दो इट वाज 0-0 ड्रॉ, लेकिन जो देखने में मजा आ रहा है, ये अच्छा 0-0 ड्रॉ था। बिल्कुल, ये one of the most entertaining ones. say it was Yeah, that. I would say one of the most entertaining 0-0 draws. इंडीड। अब आ जाते हैं जरा फ्रांस ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड फर्स्ट, वो भी इनिशियली, और जो दिन में हमें ट्रॉमा मिला था सुबह से, लग रहा था कि भाई ये एक और वेयर इन फॉर अनदर सरप्राइज। लेकिन फिर फ्रांस के क्या कहने, जिस तरह से उन्होंने गोल किया, और चारों गोल उतने ही बेहतरीन थे, जितने प्लेयर थे बहुत कमाल खेले। 4-1 वाज द एंड स्कोर लाइन। कैसे देखा इस मैच को? आई थिंक सबसे पहले जिस बंदे की तारीफ करनी चाहिए वो ओलिविये जिरू हैं, जिनको बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है। पिछले वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा ये बात मशहूर की गई थी कि वो फ्रांस के मेन स्ट्राइकर थे पूरे वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में, लेकिन उन्होंने एक गोल भी नहीं मारा था। राइट। इस बार उन्होंने पहले मैच में ही 2 मार दिए हैं, और ये 2 गोल मार के वो टिएरी आनरी के साथ लेवल आ गए हैं ऑन गोल्स फॉर फ्रांस, एंड दैट इज क्वाइट एन अचीवमेंट फॉर समवन हु इज क्रिटिसाइज्ड एज मच एज ओलिविये जिरू। दूसरा 71st मिनट वाला जो गोल था, हेडर, दैट वाज ब्रिलियंट। बहुत बहुत प्यारा। तो आई वुड से कि कल भी हमने यही बात करी थी कि जो फ्रांस का फॉरवर्ड ट्रायो है, या जो उनका वो बनेगा, उससे आपके गोल्स निकलेंगे, बिकॉज दैट्स वर्ल्ड क्लास। एम्बापे हैज पावर ऑफ 2 men behind him, there is great chemistry with Giroud,
ग्रीजमैन आते हैं, डिम्बेले की भी हमने बात करी थी, डिम्बेले गिव अ ब्यूटीफुल क्रॉस दैट कन्वर्टेड इनटू अ गोल। अच्छा, मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ग्रीजमैन भी खेलेगा इनके साथ। हाँ। मुझे नहीं लगा कि 4 अटैकर खिलाएगा डिशॉम्स, मगर क्योंकि वो वैसे ही इतना नेगेटिव खेलता है, मगर उसने ग्रीजमैन को भी स्टार्ट किया, डेम्बेले, जिरूड और एम्बापे, रेसिपी फॉर डिजास्टर फॉर एनी डिफेंस। सो एक चीज और है कि कल कहीं से भी बेंजीमा की कमी महसूस हुई नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज अ वीकर अपोनेंट या नहीं, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट लिया था वो कहीं से वीक नहीं था, और ये आने वाले मैचेस में भी बाकी जो ग्रुप के हैं वो पता लगेगा। बट एम्बापे का पेस इतना था कि वो काबू में ही नहीं आ रहे थे। दोनों एम्बापे और डेम्बेले दोनों विंग्स पे उन्होंने टेरराइज किया अपने रिस्पेक्टिव फुलबैक्स को, मतलब कोई चांस नहीं दिया उन्होंने। वो लिटरली खेल रहे थे, वो बॉल आगे मार के भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था मजा आ रहा है उन्हें। डेम्बेले वाला जो एक उसने बस लंबा टच लेके दोनों ही कर रहे थे, और वो लग रहा था मतलब फीफा चल रही है। और आई थिंक इस तरह की गोल लाइंस या इस तरह के फर्स्ट मैचेस वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट कर देते हैं। तो फ्रांस हु स्टार्टेड द टूर्नामेंट ऑन द बैक फुट कि इतनी इंजरीज हैं, इतना प्रेशर है, ये वो प्रेशर रिलीज कर देता है, तो प्लेयर्स मेंटली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फैंस की सपोर्ट बहुत बढ़ जाती है इसमें एज वेल। अच्छा, ये दिस वाज सिमिलर रिजल्ट टू इंग्लैंड वाला मैच, बिकॉज लाइक इंग्लैंड फ्रांस पे भी क्रिटिसिज्म होता है कि इनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन उनको यूज़ नहीं किया जाता। डिफेंडर जो मैनेजर हैं वो बहुत डिफेंसिव मैच खेलते हैं, लेकिन इधर इन्होंने खुल के खेलने दिया है टीम्स को, उनको रिजल्ट मिला है। इस मैच में भी इजीली 6-7 गोल हो सकते मुझे थे। ये समझ नहीं आ रहा क्रिटिसिज्म की वजह क्या है। एक टीम जो पिछला वर्ल्ड कप फ्लॉलेसली जीती है, वर्ल्ड कप के स्टार्ट में मेनी गाइस प्रेडिक्टेड फ्रांस वर्ल्ड कप जीतेगा, और वो वैसा ही जीता स्मूथ सेलिंग पर। स्मूथ सेलिंग पे, लेकिन वो मैचेस बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थे। वो जीत गए, क्रेडिट टू देम, जैसा आपने कहा, क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। कहीं ऐसा नहीं था कि फ्रांस लग रहा हो कि नहीं जीतेगा। वो पाकिस्तान के मैच वाला हाल नहीं था कि जी तस्बीह लेके बैठे में, वो स्मूथली जीते सारे जी, मैच। जी। तो लेकिन दिस टाइम अराउंड इज डिफरेंट। इस ग्रुप की अब बात करें अगर, ग्रुप डी, तो फ्रांस के तो बेहतर पोजीशन हो गई है पहली विक्ट्री के बाद। ट्यूनीशिया के ड्रॉ से अब ट्यूनीशिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तीनों आ चुके हैं गेम में, और ट्यूनीशिया का मैच देखने के बाद अब डेनमार्क भी थोड़ा सा घबरा रहा होगा, क्योंकि डेनमार्क ने फ्रांस से खेलना है, और ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क भी ड्रॉ होने के चांसेस हैं। तो हाउ डू यू सी दिस ग्रुप मूविंग फॉरवर्ड? गुल, तो इसमें जो है अगेन फ्रांस तो डेफिनेटली टॉप करेगा ही करेगा, 100% बिलीव दैट। ये तो डेनमार्क को करवा रहा था, कौन करा था? मैं करवा रहा था। मैं अभी भी पूरी तरह उसको थे। रूल आउट नहीं कर रहा, मुझे अभी भी लगता है उनकी मिडफील्ड अच्छी है। मैं उसी की बेसिस पे बोल रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फ्रांस शायद कैमाविंगा और चुआमेनी से स्टार्ट करेगी, थोड़ी यंग मिडफील्ड है, फंसेंगे। उन्होंने रैबियो को खिलाया, जो कि अच्छी मूव थी, उसने पहला गोल मारा और दूसरा क्रिएट किया, तो इट सीम्ड इंप्रेसिव। मैं अभी भी पूरी तरह अपने कमेंट्स वापस निकला था, लेकिन नाउ इट सीम्स लेस लाइकली। लेकिन जो हालात कल हमारे गुजरे ना भाई, हम लोगों का कुछ बोलना बनता नहीं है उसके बाद। जी आप कुछ कह रहे थे। तो इसमें मुझे लगता है कि सेकंड प्लेस के लिए ट्यूनीशिया एंड डेनमार्क वुड बी फाइटिंग इट आउट, मगर ज़्यादा चांसेस हैं कि डेनमार्क का जो एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया लास्ट ईयर के यूरोज में, मुझे लगता है कि वो उसकी एक वजह ये भी है कि जैसे हमने अभी बात किया, ट्यूनीशिया नेसेसरली टैलेंट की वजह से इतना अच्छा नहीं खेला है, वो पैशन की वजह से इतना अच्छा खेले। क्या वो उनके फैंस की वजह से, क्या वो 3 मैच तक वो पैशन लेके चल सकते हैं? अगर वो कर सकते हैं तो फिर आई थिंक उसमें किसी भी एक मैच में उनको रिजल्ट मिल जाएगा, वो पैशन डबल हो जाना है। लेकिन नहीं मिला तो फिर वो पैशन कम भी हो सकता है। डेफिनेटली वो फिर सिंक हो सकता अगर है। उन्होंने कल कंसीड किया होता, जो कि वो बहुत करीब आए थे, वो माइले को, जो हमने माइले का प्रेडिक्ट किया था, माइले को वो गोल मार देना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए, वो गोल ना मारना ज्यादा मुश्किल था। राइट। तो अब अगर आज के मैचेस में मूव कर लें, अब हम ग्रुप ई और ग्रुप एफ के अंदर आज एंटर हो जाएंगे, और मोरक्को क्रोएशिया का मैच है। क्रोएशिया ऑफ कोर्स पिछले वर्ल्ड कप के काफ़ी हीरोइक्स थे, ऑल्दो कुछ प्लेयर्स पिछले वर्ल्ड कप वाले नहीं हैं, और जो हैं वो 4 साल बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, 4 साल का उनमें एज आ गया है। जो उनका स्टार प्लेयर है वो भी अपने ट्वाइलाइट ऑफ द करियर पे हैं। मोरक्को ऑन दी अदर हैंड, अब जो 3 दिन में देखा है, हम किसी को हल्का नहीं बोलेंगे भाई, अब एक चीज़ तो डिसाइडेड है। बट हाउ डू यू सी मोरक्को क्रोएशिया गोइंग? आई थिंक क्रोएशिया की सही है, जैसे आपने कहा वो स्क्वाड नहीं है 2018 वाली, लेकिन अभी भी स्क्वाड में बहुत टैलेंट है। ब्रोजोविच, कोवेचिच, दीज आर ग्रेट प्लेयर्स। बॉल कंट्रोल अच्छा है, मूवमेंट ऑफ एंड ऑन द बॉल बहुत अच्छी है। दे डू नॉट लेट अ लॉट ऑफ पासेस गो थ्रू देम, मतलब उनकी ब्लॉकिंग्स बहुत अच्छी हैं। फिनिशिंग, यस, गुल ने इस पे पहले भी बात करी थी इन द स्टार्ट शो के फिनिशिंग उनकी अभी भी है, पावर लाइन है। मोरक्को ऑन द अदर हैंड सीन ये कि 2 स्टार प्लेयर्स हैं, हकीमी है, ज़िएच है। ज़िएच मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ ज़िएच का, इवन दो चेल्सी के लिए खेलते हैं। उन्होंने जॉर्जिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा गोल मारा था, लेकिन उनका यही होता है, वो एक गोल अच्छा मारते हैं सीज़न में,
पूरा सीज़न फारिग निकालते हैं। स्टैटिस्टिकली अगर मैं देखूं तो चेल्सी के लिए उन्होंने पिछले सीज़न में सिर्फ 6 गोल 4 असिस्ट दिए थे 39 गेम्स में। फॉर अ प्लेयर जो कि इतना हाइप्ड अप है, आई थिंक ये अंडरवेलमिंग स्टैट्स हैं उनके लिए। बट द सीन इज़ के उन्होंने अपने क्वालिफायर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो दे वुड बी ऑन अ हाई स्टार्टिंग दिस ग्रुप गेम। तैमूर कैसे देख रहे हो इस मैच को? सेकंड करता हूँ अली की बात को, टूर्नामेंट की बेस्ट मिडफील्ड में से एक मिडफील्ड है, वही यही मिडफील्ड उनको पिछले साल भी वर्ल्ड कप फाइनल तक लेकर आई थी। मॉड्रिच, कोवाचिच, ब्रोजोविच, बहुत सारे मैचेस कंट्रोल करेंगे ये लोग थ्रू द मिडल, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक मोरक्को जिनका मसला ही यही है कि उनके पास मिडफील्ड में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा रिलाई अपने फुल बैक्स पे करते हैं। उनके दोनों फुल बैक्स बहुत अच्छे हैं, एक अशरफ हकीमी है, दूसरे मज़रावी हैं जो कि बायर्न के लिए खेलते हैं, अशरफ हकीमी पीएसजी के लिए खेलते हैं, दोनों यूरोपियन पावर हाउसेज हैं। तो वो ज़्यादा बिल्ड ही फ्रॉम आउट वाइड करते हैं मजबूरन, क्योंकि उनके पास सेंटर में वो कंट्रोल लेने वाले प्लेयर्स नहीं हैं। तो मुझे लगता है अगर क्रोएशिया ने सेंटर में कंट्रोल जीत लिया, जो कि मेरे ख्याल में वो आराम से जीत सकते हैं विद द नेम्स दे हैव, तो फिर मेरे ख्याल में क्रोएशिया के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। गुल क्या कहना चाहेंगे? बस कि क्रोएशिया हैज़ लूका मॉड्रिच एंड दैट इन इटसेल्फ उनको गेम जिता देगा। भाई ये तो अब तो हम स्टेटमेंट देते हुए घबरा रहे होते भाई, मतलब कि किसका डायलॉग था, मेसी खा जाएगा? किसने कहा? दो लोग थे। देखिए कोई भी बंदा अगर ये बात बोल रहा है कि मेसी खा जाएगा, मुझे लगता है उसको ज्यादा क्रिटिसाइज करना बनता नहीं है। मेसी 7 बैलन डोर जीत चुका है, तो किसी को भी खा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज है कि इनका जो इवान पेरिसिच है, आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल होगा क्रोएशिया के लिए। और साथ में इनके जो एक सेंटर बैक भी है जोसेफ ग्वार्डियोल, जो हाईली चेल्सी से लिंक्ड थे, एंड मुझे लगता है कि ये फार तो नहीं जाएंगे कंपटीशन में कि क्वार्टर फाइनल्स या सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, मगर राउंड ऑफ 16 तो इनका पक्का ही। तो प्रेडिक्शन दे देंगे साथ साथ। अली से शुरू करते हैं। आज मैं सोचूंगा। अच्छा, तो आई थिंक इस गेम के लिए मैं कहूँगा 1-0 क्रोएशिया। 1-0 क्रोएशिया जी। मैं कहूँगा 2-0 क्रोएशिया। 2-0 क्रोएशिया जी। गुल कमेंट्स में रोस्ट हो जाऊंगा दोबारा। मैं बोलता हूँ 2-1 टू क्रोएशिया। 2-1 टू क्रोएशिया। आई वुड से 2-0 टू क्रोएशिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जर्मनी जापान। अच्छा, मैं इसी मैच पे एक बस डिस्क्लेमर देना प्रोफेसर साहब हमने धोखे ना, ऐसा हो सकता है जी सर। मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा क्रॉसेस खिलाएंगे इनटू द बॉक्स। इन्होंने क्वालिफायर्स में भी 37 चांसेस क्रिएट किए हैं विद क्रॉसेस, तो मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि इनका जो गोल्स अगर आएंगे तो वो थ्रू क्रॉसेस इन द बॉक्स आएंगे। क्रोएशिया। ठीक है जी, जर्मनी और जापान की बात करें। जर्मनी, मुलर जी मौजूद हैं, उनके बड़े कारनामे हैं, टॉप स्कोरर इन द वर्ल्ड कप। टॉप स्कोरर इन द वर्ल्ड कप, इंडीड ही इज। और दूसरी तरफ जापान है जो कि बड़े वेल बिहेव डिसिप्लिन लोग हैं। इस दफा भी Exactly. उनके क्राउड ने क्लीन किया और क्लीन करके बोला इट्स आवर कल्चर दैट वेयरएवर वी आर, जबकि उनका मैच भी नहीं था। अच्छा, मुझे पता है क्या फीलिंग आती है। मुझे तो लगता है कि जापानीज गवर्नमेंट ना कुछ ये लोग हायर करके बेचती है अपनी पीआर अच्छे करने के लिए, क्योंकि मैंने तो जिंदगी में इतने अच्छे लोग नहीं देखे यार, कैसे हो सकता है? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा कुछ जापानीज से ताल्लुक भी पड़ा और जितना इंटरेक्शन रहा है, आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल। और उनके जो मैनर्स और एटिकेट्स हैं, आई थिंक दैट जस्ट बियॉन्ड। और ये सिर्फ वर्ल्ड कप से हम देख रहे हैं, वैसे भी कभी आप जाएं तो बहुत ही बेहतरीन लोग हैं। हाउएवर, अब जर्मनी जापान कैसे देख रहे हैं मैच को? जर्मनी आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। दे आर नॉट द फेवरेट्स अभी, लेकिन वो उनकी मेंटेलिटी ऐसी है, जिस जर्मन मेंटेलिटी की हम बात करते हैं, वो मैच खेलने आते हैं इसी पर्पस से कि हमने जीतना है, ये टूर्नामेंट हमने जीतना है। क्वालिफायर्स में 36 गोल्स मारे थे उन्होंने, विच वॉज ग्रेट। टीम अभी भी अच्छी है। मैं कहूँगा कि जापान के अगेंस्ट काय हैवर्ट्स बहुत पोटेंशियल रखते हैं गोल स्कोर करने के लिए, बहुत थ्रेटनिंग हो सकते हैं, बिकॉज काय हैवर्ट्स की सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है फिजिकल टीम्स के अगेंस्ट। और जैसे हमने प्री मैच बिल्डअप में अपने पुराने शोज़ में भी कहा था, गुल ने जिक्र किया था कि जापानीज़ टीम इतनी फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, एजाइल है लेकिन फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वहाँ पे इस तरह की टीम्स ऑपोजिशंस के अगेंस्ट काय हैवर्ट्स को एडवांटेज हो सकती है, क्विक थ्रू बॉल्स मिल सकती हैं, जिसकी फिनिशिंग की तो वो क्वालिटी है उनकी, पेस भी उनके पास है, फिजिकल एडवांटेज नहीं होगा ऑपोजिशन के पास, तो ही कैन गो थ्रू गेट अ गोल फॉर जर्मनी। राइट, तो साथ साथ प्रेडिक्शन भी बता दें। आई वुड से 3-1 जर्मनी।
मेरे दिल की बात की इन्होंने। जी तैमूर। मुझे लगता है जर्मनी डोमिनेट करेगी क्योंकि वो लोग बॉल रखते हैं, ओपन प्ले के अंदर गोल्स मारते हैं। मैं गोल्स भी देख रहा हूँ जर्मनी के लिए। मुझे लगता है गुंडोगान और किमिक जो कि उनके दो मिडफील्डर्स हैं, वो दोनों करीब खेलेंगे तो डबल पिवट और काफ़ी अच्छा खेलेंगे। डू यू थिंक गुंडोगान स्टार्ट करेगा? तैमूर, तुम्हें नहीं लगता कि गोरेत्स्का, या आई थिंक गोरेत्स्का का गुंडोगान और किमिक उनके लिए क्वालिफायर्स में बहुत क्रूशल रहे हैं एज अ डबल पिवट, क्योंकि वो दोनों एज डीप लाइंग मिडफील्डर्स काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो आई गेस इफ दे आर फिट आई सी देम गोरेत्स्का स्टार्टिंग। और किमिच का बायर्न कनेक्शन और फिर साथ में साने और gnabry wings पे, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एक वो बायर्न की कनेक्शन तो होगी ना। बट हाउ कैन यू लीव अ प्लेयर लाइक गुंडोगान आउट? ट्रू। तो ये भी है। तो हाँ, बट लाइक दे सेड विंगर्स उनके बहुत तेज़ हैं, इसी तरीके से वो अपने गोल्स करते हैं। ओपन प्ले में बहुत गोल्स करते हैं, उन्होंने 28 गोल्स मारे हैं ओपन प्ले से क्वालिफायर्स में, जो कि फर्स्ट थे इन द यूएफए क्वालिफायर्स। तो प्रेडिक्शन आई वुड से, जैसा आपने कहा डर लगता है प्रेडिक्शन देते हुए, लेकिन जर्मनी टू विन एंड जर्मनी टू विन 3-0। जर्मनी 3-0। वाह, अब तो भाई नील बोलते हुए डर ही लगता है। जी गुल। तो इसमें मेन चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जर्मनी की मिडफील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डेप्थ है इस मिडफील्ड में। और एक स्पेशल मेंशन के उनके जो ये स्ट्राइकर हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड के, आपकी करीम अडेयामी, ही मे नॉट गेट टू मच गेम टाइम इस वाले मैच में। शायद अगर जर्मनी 2-3-0 जीत रही हो फिर वो आएगा और वो अपनी क्लास दिखाएगा, मगर मुझे लगता है काई हैवर्ट्ज शायद उनके आगे स्टार्ट करेंगे। वेदर ही डज मच और नॉट मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवन दो जापान थोड़ी लेस फिजिकल है, मगर फिर भी मुझे नहीं लगता कि उसमें एक वो क्लास वाला फैक्टर है। ज़्यादातर जो भी गोल्स आएंगे मुझे लगता है लीरोय साने और gnabry बना रहे होंगे और फिर साथ में मुलर भाई तो छा जाएंगे। तो क्या स्कोर लाइन प्रेडिक्ट कर रहे हो? मैं सबको शॉक करूंगा। आई विल गो फॉर 2-1 टू जापान। इंटरेस्टिंग। ओके ओके। ये वैसे तरकीब ये बुरी नहीं सिर्फ है। इसलिए क्योंकि कल वाली प्रेडिक्शन भी सबने मेरी मारी है। आप आज आपने प्लेट में रख के दिए कि भाईजान वापस आ जाओ और मारे। जहाँ अपना तोहफा कबूल करो। लेकिन कुछ पता नहीं हो नहीं, सकता आई है थिंक कि- एज अ बेट गलत नहीं है। 4 मैचेस में से एक आप हवा में छोड़ सकते हैं और वो लग गया तो फिर देखिए 2 points। ये जो पूरी आपने रात में सोचा था मैंने सऊदी पे क्यों नहीं बैट की। बट एक ऑनेस्ट बात है, देखें प्रेडिक्शंस एक ऐसी चीज है कि फ्यूचर और वो किसी को नहीं पता। हम स्टैटिस्टिकली एक्सपीरियंस की बेस पे चीज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकली तो जर्मनी जीतनी चाहिए। मैं तो सिर्फ बस मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आप जब भी प्रेडिक्ट करते हैं, देखें अपसेट्स होते हैं। अगर आप थोड़े 1 महीने पहले चले जाएं तो नो वन एक्सपेक्टेड पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारेगा, नो वन एक्सपेक्टेड इंग्लैंड आयरलैंड से हारेगा, नो वन एक्सपेक्टेड साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हारेगा। तो अपसेट्स होते हैं। उसी वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका भी हारा है, वेस्ट इंडीज बाहर हो गया स्कॉटलैंड से हार के। तो मतलब अपसेट्स होते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। हाउएवर लोगों ने बड़ा एंजॉय किया कि वो मेसी फेल हुए हैं। मुझे ये देख के बड़ी हैरत हुई कि देखें रिगार्डलेस ऑफ योर पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स, एक प्लेयर दुनिया के बेहतरीन प्लेयरों में से, और आज से 50 साल 100 साल बाद भी जब जिक्र होगा तो उनका नाम ग्रेट्स के साथ ही होगा। तो आप उनकी लेगेसी को एक फेलियर की बेस पे ऐसे रोस्ट नहीं कर सकते जैसा वो हमने देखा कि जी बकरे रोस्ट हो रहे थे सऊदी में। वो अलग लास्ट वर्ल्ड कप में जर्मनी साउथ कोरिया से हारी थी। वो 2-0 था रिजल्ट या 1-0 मेक्सिको और साउथ कोरिया से हारी थी। 2 गेम्स हारे थे। तो चीजें होती हैं। हाउएवर मैं अपनी प्रेडिक्शन दे दूं, माय प्रेडिक्शन फॉर दिस इज जर्मनी टू विन 3-1। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि मैंने एक अपना पॉइंट फॉर गो किया है इस मैच में। सही नहीं दे दे चैरिटी नहीं वो एक जो पॉइंट जो फाइनल अगर लग गया ना तो सबसे ज्यादा ईद इसी की होगी। नहीं, और मैं इसकी जो प्रेडिक्शन है उसको अगर मैं थोड़ा सा डाइसेक्ट करूं, उसका एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जर्मनी की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो उनके फुल बैक्स हैं, ठीक है। और जापान की सबसे स्ट्रेंथ ये है कि उनके पास टेक्निकल विंगर्स हैं, चाहे कुगो हो चाहे मिनामिनो हो, वेरी क्विक, देयर टेक्निकल। तो उनकी स्ट्रेंथ और इनकी वीकनेस अगर दोनों अगर कहीं ना कहीं मेल खा गए तो गोल, और छोटे छोटे से कहीं से भी निकल जाएंगे। मिनामिनो एक्चुअली क्वालिफायर्स में उन्होंने 10 गोल्स मारे हैं और 4 असिस्ट किए हैं, तो दैट्स डेफिनेटली ट्रू कि ये थ्रेट हो सकते हैं। उनका अभी इतना कोई खास फॉर्म नहीं रहा है, उनको ज्यादा टाइम नहीं मिला है मोनाको में भी,
बट आई थिंक वो थ्रेटफुल हो सकता है। ओके, मूविंग ऑन। इस मैच के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि पता नहीं क्यों लोग ऑल तो कह रहे हैं कि जी मजेदार नहीं है, लेकिन मुझे स्पेन की टीम अंदर से बड़ी अच्छी लग रही है। आज फील आ रही है कि यार ये टीम ऐसी है जिसको मैं बैक करूंगा इस वर्ल्ड कप में। फॉर सम रीजन आई जस्ट रियली लाइक स्पेन in this tournament. So Spain versus Costa Rica, peri peri chicken versus salsa. तो आई थिंक स्पेन के लिए तो बहुत लोग कह रहे हैं बेस्ट डिफेंडर को वो लाए नहीं, सर्जियो रामोस इज नॉट देयर, लेकिन बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड, बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड जैसे बिल्कुल कह रहे हैं, बट आई थिंक सो कि स्पेन कैन विन दिस। कोस्टा रिका की टीम भी वही है, दे प्ले अग्रेसिव, दे ट्राई एंड ब्रेक ऑन काउंटर्स, दे विल बी वेरी फिजिकल। स्पेन में वो वाले बड़े नाम नहीं है जो एक ज़माने में होता था, जेवी, इनिएस्टा, फर्नांडो टोरेस, डेविड विया, but still this young squad has got in him Ferran Torres, Alvaro Morata, these are good names, they can get you a win. तो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? I would say 1-0 Spain. 1-0 to Spain. जनाब, अच्छा, कोस्टारिका की टीम बेसिकली उसको इजीली एक्सप्लेन किया जाए तो दैट इज केलर नेवास एंड 10 आउटफील्ड प्लेयर्स। बहुत हेविली डिपेंडेंट है अपने कीपर पे, एंड राइटली सो वो बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास कीपर है, लेकिन वाकई उनके पास उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उनकी वही टीम है तकरीबन जो पिछले 2 वर्ल्ड कप कैंपेन से चली आ रही है। वो प्लेयर्स अब एज भी कर गए हैं काफ़ी, कोई ऐसा कोई खास ब्राइट स्पार्क नहीं है, बहुत डायरेक्ट खेलेंगे ऊपर से, जो कि स्पेन के अगेंस्ट और कुछ कर भी नहीं सकते। स्पेन की जहाँ तक बात है, स्पेन पोजेशन हम सब जानते हैं पोजेशन रखने में कितनी अच्छी है। इसका एक स्टैट मैं आपको ये दे देता हूँ कि आखिरी बार स्पेन ने 60% से कम पोजेशन रिकॉर्ड किया था सितंबर 2020 में इन अ 1-1 ड्रॉ अगेंस्ट जर्मनी। उस मैच में भी उनका पोजेशन 59% था। ठीक है, तो वो पोजेशन तो रखेंगे ही रखेंगे, वो गेम कंट्रोल करेंगे। पेड्री क्रूशल होगा, पेड्री प्रोग्रेसिव मिडफील्डर है। अगेन आई सी स्पेन विनिंग। मैं प्रेडिक्शन आपको गुल के एनालिसिस के बाद दूंगा। इसमें वैसे तैमूर, who do you think will start in goal for Spain? क्योंकि उन्होंने डेया को तो नहीं लेके गए, रूल आउट कर दिया, that is huge thing. I think Ali has better knowledge of predicted lineups and stuff. I would मुझे जो लगता है Unai Simon will probably start in goal. I think he deserves it as well. Luis Enrique थोड़ी सी अनकन्वेंशनल अप्रोच लेकर आते हैं अपनी ओवरऑल टीम्स में। टेगिया को उन्होंने साइड किया, रेमोस को साइड किया उन्होंने, तो he trusts his players a little more than what other people say about them. And I think इसी साल था, लास्ट ईयर था, कोई स्पेन पे इसी तरह क्रिटिसिज्म था, तो वो बड़े स्ट्रांगली वापस आए थे पूरे स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ कि यार दिस प्लेयर डज दिस एंड दिस इज हाउ वी आर विनिंग एंड वी आर बेटर देन द प्रीवियस साइड। तो आई वुड अग्री विद गुल ऑन दिस। अच्छा, आई डोंट ट्रस्ट स्पेन के डिफेंडर्स, क्योंकि स्पेन के डिफेंडर्स में जो है, एक तो एरिक गार्सिया हैं आपके, जो भाई मतलब उन्होंने जो बायर्न के अगेंस्ट नहीं, जो इंटर के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में किया था, अल्लाह माफ करे, तो उनको तो बिल्कुल मैं ट्रस्ट नहीं करता। एक दूसरे आपके हैं पाओ टोरेस, वो शायद लिंक अप करेंगे लपोर्ट के साथ, मगर अगेन मुझे लगता है कि उनमें वो केमिस्ट्री नहीं होगी जो। अच्छा, डू यू थिंक एक्सपीरियंस के लिए आस्पिलिक्वेटा को स्टार्ट मिल सकता है? आस्पिलिक्वेटा हैज टू स्टार्ट, क्योंकि आपका कार्वाल तो इंजर्ड है। कार्वाल, सो प्रेडिक्शन गोल। इसके लिए भी मैं क्रोएशिया के साथ ही हूँगा। केलर नेवास बहुत बचाएगा इनको। कोस्टा रिका, थैंक यू। कोस्टा रिका के साथ ही हूँ उसमें, और नेवास बहुत सेव्स करेगा, बहुत वर्ल्ड क्लास सेव्स करेगा और दिखाएगा कि वो क्यों इतना टॉप क्लास कीपर है। तो 1-0 टू कोस्टा रिका। अच्छा, ये आज बिल्कुल इतना सेफ खेल रहा है कि भाई के हो ना कि हम में से कोई एक ऐसा बच जाए कि जो ना बैंड ना बजे। तैमूर जल्दी से प्रेडिक्शन। मेरे ख्याल में ये वाला मैच आई डोंट सी कोस्टा रिका स्कोरिंग। स्पेन कैन स्कोर 2 or 3, तो 2-0 टू स्पेन। 2-0 to Spain. I say 1-0 to Spain and that to a late goal. लेट गोल मींस 75-80 मिनट के बाद वाला गोल देख रहा हूँ मैं। स्कोरर भी बता दें। हाँ, स्कोरर नहीं, अब इतनी नहीं हो रही ना। मैं अपनी तरफ से एक तुक्का मार देता हूँ, मुझे लगता है पाब्लो साराबिया गोल मार सकते हैं। फेरन टोरेस। अब मतलब मैंने वो नजूमियों वाला काम शुरू कर दे कि मुझे नजर आ रहा है कि जो भी गोल करेगा उसके नाम में एस जरूर आएगा। Now, talking about Belgium and Canada, Belgium बड़ी जी हाईली रेटेड टीम, पिछले वर्ल्ड कप्स में भी रही है, इस वर्ल्ड कप में भी है, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो मिक्स रही है। उनके बड़े नाम उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरे हैं। ऑल्दो पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अब तक जो देखा है इस वर्ल्ड कप में बड़े नामों से ज़्यादा
पैशन रोल प्ले कर रहा है. So how do you see Belgium Canada going? I see Belgium dominating possession. वो एक हाई पोजेशन बेस्ड गेम खेलते हैं, 3 at the back खिलाते हैं. पिछली वर्ल्ड कप कैंपेन से वही चल रही है. पिछली वर्ल्ड कप कैंपेन में दे वेंट इन, मतलब दिस इज़ द गोल्डन जनरेशन, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है उस गोल्डन जनरेशन का. आई होप वो उसका थोड़ा प्रेशर लें अपने आप पे और आके परफॉर्म करें, क्योंकि उनको पता है इसके बाद मौका नहीं मिलेगा उन्हें. KDB से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं. जैसा मैं पहले एपिसोड में कहा था कि KDB टूर्नामेंट फिनिश कर सकते हैं अगर बेल्जियम अच्छा करती है, तो ही कैन फिनिश द टूर्नामेंट एज द बेस्ट प्लेयर. आई स्टिक बाय दैट स्टेटमेंट एंड ही विल बी क्रूशल. उनका फ्री रोल है, वो वाइड भी चले जाते हैं, वो डीप भी आ जाते हैं, कहीं से भी शॉट मार देते हैं और वो कहीं से भी गोल कर सकते हैं. तो हाँ, आई सी बेल्जियम डोमिनेटिंग, बट कैनेडा हैव लॉट ऑफ गुड इंडिविजुअल्स, गुड एक्साइटिंग टीम. अच्छा मैच होगा मेरे ख्याल में. प्रेडिक्शन भी बता दें साथ. प्रेडिक्शन आई विल से 1-1. 1-1. एक जगह इतनी तारीफ बेल्जियम की और फिर 1-1 पे आ गए. क्या बात है जी. 1-1 ड्रॉ. अच्छा जी अली. मैं एक्चुअली तैमूर को सेकंड करूंगा ऑन KDB बिकॉज उनकी अगर मैं स्टैट्स देखूं तो 224 प्रीमियर लीग गेम्स में से उन्होंने 155 डायरेक्ट गोल इन्वॉल्वमेंट्स किए. उन्होंने या तो गोल किया है या असिस्ट दिया, तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है. लेकिन मैं ज़्यादा बात करूंगा कनाडा की. कॉन्केकैफ में कनाडा ने टॉप किया था अपना ग्रुप. उस ग्रुप में USA और मैक्सिको भी था. अल्फोंसो डेविस की थोड़ी सी डाउट है, एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई भी, उनको तो नॉट 100% श्योर कि वो स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं, बट मेरे हिसाब से कर लेंगे. लेकिन एक और उनके पास आगे नाम है, वो है जोनाथन डेविड, जो कि लीग 1 में खेलते हैं. इस सीज़न उन्होंने अब तक 9 गोल्स करे हैं और 3 असिस्ट दे चुके हैं वो. तो आई थिंक वो उस तरह के स्ट्राइकर हैं या फॉरवर्ड हैं जो आगे लर्क कर रहे होते हैं, गेट्स इन अ बॉल, टैप इन मार देगा या कोई मिसक्यूट पास सही पिकअप कर लेगा एंड विल फिनिश इट ऑफ फॉर कैनेडा. आई वुड ऑल्सो गो एंड से कि मे बी 2-1 टू कैनेडा. 2-1 टू कैनेडा. ओके, दैट्स बोल्ड. वेरी वेरी बोल्ड. ये मेरा आज का तुक्का ये. अच्छा पहले ही बोल दूं, उससे पहले कल आप लोग रोज करेंगे इस पर. गुल कैसे देख रहे मैच को? अच्छा, तो मैं एक्चुअली अली के साथ इसमें अग्री करूंगा, क्योंकि जो बेल्जियम की अभी डिफेंस है बहुत एजेड है. सिर्फ उनके पास कस्टानिया है जो मुझे लगता है ही इज ऑन द यंगर साइड, मगर बाकी आपके टोबी अल्डरवेयरल्ड और आपके यान वर्टॉगन जो पिछले ज़माने में टॉटनहम के लिए खेलते थे, मगर अब एक बेल्जियम लीग के लिए खेल रहा है आई थिंक, और एक टर्किश में खेल रहा है. इसका लेकिन काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जो कैनेडियन कैप्टन हैं और जो उनके डिफेंडर हैं, उनका नाम है अटीबा हचिसन. ही इज़ 39 years old. ही इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर्स एट द वर्ल्ड कप. तो दोनों तरफ यही कहानी है. मगर मुझे लगता है कि अगर कनाडा को देखा जाए तो अल्फोंसो डेविस की पेस अलोन शुड क्रिएट अ लॉट ऑफ दैट लेफ्ट फ्लैंक. उनकी जो लेफ्ट बैक वाली रोल है, और वो बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली. एंड देन साथ में जोनाथन डेविड, जैसे अली ने बताया, आराम से पोच करके फिनिश करेंगे, और मुझे भी लगता है कि एक गुड रिजल्ट होगा कनाडा के लिए 2-1. अच्छा, वैसे गुल अल्फोंसो डेविस लेफ्ट बैक पे नहीं खेलेंगे, वो बायर्न के लिए लेफ्ट बैक पे खेलते हैं, लेकिन वो कनाडा के लिए लेफ्ट विंग पे खेलेंगे. वो काफी आगे जाता है, मतलब और वो उनको जरूरत भी है उसके आगे जाने की. वो पीछे उसके पोजीशन करते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ कवर. बहुत प्रोटेक्टेड प्लेयर है वो कनाडा. और उसके साथ जो उनके कनाडा के लेफ्ट बैक हैं अडी कुकबे, वो भी क्रूशियल हैं. उनका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है अल्फोंसो डेविस और उसका. राइट. तो गुल योर प्रेडिक्शन इज 2-1 टू कैनेडा. राइट. अब आप ड्रॉ भी हो चुका है, कनाडा विन भी हो गई है, तो अब तक जी किसी ने इसमें एक चीज मैं बोलूंगा कि ईडन हैजर्ड जो है, आई डोंट थिंक वो स्टार्ट करेंगे. आई थिंक उनके भाई स्टार्ट कैप्टन है टीम के, ऑन पेपर कैप्टन है आई थिंक. डी ब्रुयना नहीं होंगे मेरे ख्याल में. ऑन पेपर कैप्टन अभी भी हैजार्ड है. मुझे भी नहीं लगता हैजार्ड कैप्टन तो डी ब्रुयना मुझे भी नहीं लगता कि उनकी जगह बनती है टीम में बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस एंड बिकॉज ऑफ हिज रीसेंट. जैसे अली ने भी बोला कि अभी एक ट्रेनिंग वीडियो आई थी और एडन हैजर्ड बहुत वो नहीं मोटे हो गए. बट अब आप दो लोग कनाडा के साथ हैं, एक ड्रॉ है, कोई बेल्जियम नहीं प्रेडिक्ट कर रहा. अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है लुकाकू के लिए है कि वो शायद वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग 2 गेम्स नहीं खेलेंगे, तो मीशी बेशवे खेलेंगे एंड वी ऑल नो हाउ गुड ही इज. द थिंग इज लुकाकू का ना खेलना कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर बेल्जियम. और आई सी अ लॉट ऑफ गोल्स इन दिस गेम बेल्जियम की तरफ से, बट स्टिल कीपिंग इन माइंड यस्टरडे आई विल जस्ट गो विद 1-0 टू बेल्जियम. तो मैं लेकिन ऑनेस्टली लॉट ऑफ गोल से 1-0 पर आ गए. मुझे 3-1 दिख रहा है. मैं बोल रहा हूँ 3-1 दिख रहा है, लेकिन मैं सिर्फ 1-0 प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कल का जो एक्सपीरियंस है ना, उसके बाद भी एक एक कदम बड़ा देख के हो गए. लेकिन एट द सेम टाइम लोग जो है हमें अर्जेंटीना वाले मैच के लिए रोस्ट कर रहे हैं. जो बाकी मैच की प्रेडिक्शंस थी वो हमारी ठीक भी हुई है. इनकी .0-0 की करेक्ट रही, आप लोगों की करेक्ट हुई, हम लोगों की करेक्ट हुई. तो वो सिर्फ एक मैच का वो होता है. हाउएवर
एक चीज़ अब हम ये तो सारे रिजल्ट्स की बात कर ली, जो रिजल्ट्स आए और प्रेडिक्शंस की बात कर ली, एक चीज़ और है, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आप लोग कहाँ से उठ के आ गए, फुटबॉल से आपको कोई ताल्लुक भी है, फुटबॉल कभी देखी है, मेसी रोनाल्डो के अलावा आपको किसी के नाम पता भी है? मैं वैसे बैठा हुआ था ऑनेस्टली, हर टीम के कोई 8-10 प्लेयर्स के नाम तो आप लोगों ने बताए, ठीक है, मैं भी सोच रहा था कौन सा, क्योंकि भाई मैं तो होस्ट हूँ, मेरा 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 एक्चुअली काम क्रिकेट है, ठीक है, मेरी फुटबॉल की इतनी नॉलेज नहीं है, बट हैविंग सेड दैट यू गाइज थोड़ा सा बताएं आपका फुटबॉल का क्या बैकग्राउंड है, कौन से कहीं खेल रहे हैं, कब से फुटबॉल देख रहे हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें। फुटबॉल से ताल्लुक़ तो बहुत पुराना है, ऑब्वियसली अ वेरी पैशनेट फ़ैन, और रफली 2013 से मैं फ़ुटबॉल में इन्वॉल्व हूँ, इन द सेंस कि मैं एक ब्रिटिश मीडिया कंपनी के लिए लिखता भी आ रहा हूँ, कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ उनके फुटबॉल के ऊपर, काफ़ी पाकिस्तान में भी इसके हवाले से लिखा है और एनालिसिस दी हैं, डिफरेंट जगहों पे इसके लिए काम किया है, खेला भी बहुत है। अब शायद वो उम्र नहीं रही कि उतने हाई लेवल पे खेल सकें, लेकिन खेलते अभी भी हम लोग, हम उम्र क्या है यार, ये इतना यंग लड़का है भाई, ऐसे बोल रहा है कदीमी हो जैसे, कमर टूट गई है वो तो हरकत है ना भाई वो तो अपने अमाल है। एनीवेज, सो अली रज़ा ये खेलते हैं, ये सेंट्रल डिफेंडर हैं हमारी टीम के, उनको राउडी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बहुत परेशान करते हैं, बहुत पैशन, ज़्यादा ही पैशन है, तभी तो कमर खराब हुई है जी। तैमूर आमिर, थोड़ा सा बताएं जी आपका फुटबॉल से क्या? मेरा भी आपकी तरह फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मेरा जो एनालिसिस में है वो क्रिकेट में है, क्रिकेट के लिए मैं आर्टिकल्स लिखता रहा हूँ। फुटबॉल के अंदर मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एवरी नाउ एंड देन मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, बट इट्स मोस्टली जस्ट हाउ मच आई लव द गेम एंड सो यस। तो हमारे जो दो एनालिस्ट हैं वो आर्टिकल्स लिखते आ रहे हैं फॉर रेप्यूटेड ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स, इवन जर्नल्स, तो फुटबॉल पे लिखते आ रहे हैं। गुल साहब, आपने क्या गुल खिलाया इस वीडियो तो कंटेंट राइटिंग वाइज या कंटेंट क्रिएटिंग वाइज मैंने कभी कुछ फुटबॉल में नहीं किया, मगर देखते आ रहा हूँ 2002 वाला वर्ल्ड कप, पहला मेरा वर्ल्ड कप था, मुझे याद है माइकल ओवन जब टॉप पे थे उस टाइम, मगर खेलने वाइज मैंने शुरू से ही खेलना शुरू किया था। 2003 में मैंने फर्स्ट टाइम खेला और अभी मैं एक लोकल क्लब के लिए खेल रहा हूँ, फोर्जा कराची, और वही बहुत पैशनेट फ़ैन, बहुत फुटबॉल देखता हूँ, जिसके लिए मेरी वाइफ बहुत क्रिटिसाइज़ करती है मुझे कि तुम इतना फुटबॉल कंटेंट क्यों कंज्यूम करते हो, कैसे कंज्यूम करते हो, क्योंकि हमेशा बस यूट्यूब पे लगा हुआ होता है, किसी मैं पॉडकास्ट सुन रहा होता हूँ या किसी के एनालिसिस सुन रहा होता हूँ, तो बहुत इन्वॉल्व हूँ उस सेंस में। गुल ने अपना बहुत हम्बल इंट्रोडक्शन दिया है। गुल एक बहुत खतरनाक स्ट्राइकर है, अच्छे खासे शहर के डिफेंडरों की नाक में दम कर चुके हैं। थोड़ी इस पे क्लिप्स लग जाएंगी स्क्रीन पे, अभी मैं वो शेयर करूंगा बिकॉज़ ही इज वेरी फिट, और फिटनेस बहुत अच्छे स्कोर है, फिटनेस का एक बड़ा अहम ताल्लुक है। जितना रोस्ट किया मुझे कल कमेंट्स में, उतनी तारीफें आज हो रही हैं, थैंक यू बॉयज। राइट, और भाई जी मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो दैट मीन्स मेरा काम आप तक नहीं पहुँचा, बट आई एम इनटू दिस फील्ड फॉर द लास्ट 14 years इन होस्टिंग एंड डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो अगर मेरा काम आप तक नहीं पहुंचा दैट मीन्स मेरी कोई कमी है, खामी, सो आई वोंट बी इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ और टेलिंग कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया है। सो अब आ जाते हैं जी उन चीज़ों पे जो आवाम बातें कर रही हैं, मीम्स की बात करते हैं। सबसे जो मज़ेदार मुझे लगी वो वही मेसी की गोट वाली थी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लेकिन सऊदी गोट्स के साथ क्या करते हैं ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, इफ यू कैन शो दोस मल्टीपल पिक्चर्स राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हैं। का भी इंतजार नहीं किया सऊदी ने इस बार। तो भाई वो पूरे कमरे में चावल बिछा के पूरे बकरे सालिम खा जाते हैं भाई, तो वो तो बिल्कुल ऐसी चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या टॉक ऑफ द टाउन क्या हैपनिंग रही ट्विटर पे? जहाँ एक गोट की बात चल रही है, दूसरे गोट की बात कर लेते हैं, वो जरा सीरियस बात हो जाएगी, लेकिन रोनाल्डो की भी न्यूज आ गई है कि कल, लेकिन उसमें सीरियस के अलावा जो उन्होंने पोस्ट डाली है ना घड़ी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट स्कोर करते हुए, जो रियल मैड्रिड वाला एक्टर था, इफ यू कैन शो दैट पिक्चर ऑन स्क्रीन, ये देखें, खुशी देखें चेहरे पे निकलने की, यूनाइटेड को खैरबाद करने की। आई थिंक कहीं ना कहीं रोनाल्डो सोच रहे होंगे कि जो यूनाइटेड से उनकी एक एफिलिएशन थी वो इस वापस कमबैक के बाद बहुत ही एक टॉक्सिक एंड हुआ है। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, स्पेशली जो स्टैचर है उस प्लेयर का और उनका जो स्टार्ट था ज़ाहिर है उस क्लब में, फिर जो चीज़ें वो अचीव की उन्होंने अपने करियर में, अनफॉर्चुनेट है, काश ऐसा ना होता, लेकिन वो ये खैर इस पर हम डिटेल्ड एनालिसिस आई थिंक कल कर सकेंगे जब हम प्रॉपर्ली पोर्चुगल की बात कर रहे होंगे,
लेकिन आई थिंक जिसको जैसे मैं देखता हूँ ये बेसिकली साइड इफेक्ट है उस मेंटेलिटी का जिसने रोनाल्डो को इतना बड़ा प्लेयर बनाया है। नहीं मगर आप देखिए ना सोशल मीडिया पे पूरा वर्ल्ड कप एक जगह और फिर पूरी रोनाल्डो की न्यूज़ एक जगह, मतलब इतना पोलराइजिंग फिगर है वो कि वर्ल्ड कप को भी पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक ही रोनाल्डो था उस टाइम। And if Portugal wins, then Ronaldo scores, and if somehow he scores a hat trick, oh my God! फिर तो आई थिंक पता नहीं क्या होगा। गुस्से में ज्यादा Ronaldo is is a a more more danger. dangerous Ronaldo. Yeah. Yes. तो ये रोनाल्डो गुस्से में खेलेगा और आई थिंक बहुत से यूनाइटेड फैंस ये भी कह रही हैं टेक इन वन फॉर द टीम। और जैसे ये न्यूज़ आई है साथ में ये भी न्यूज़ आ गई है कि ग्लेजर्स जो यूनाइटेड के ओनर्स हैं दे पुट द क्लब अप फॉर सेल। और ये एक चीज़ है जो यूनाइटेड फैंस काफ़ी टाइम से चाह रहे हैं Demand कर रहे हैं। ये ओनर्स के साथ कोचेस मैनेजमेंट ये केमिस्ट्री अच्छी नहीं रही है फैंस की, दे नॉट एज पैशनेट एज द फैंस। ये तो वही हो गया, चाचू बेच दे। तो ये रही जी आज की हमारी सारी प्रेडिक्शंस, सारे मामलात। अब जी कौन कितना रोस्ट होगा ये तो कल पता लगेगा, और आप लोगों से ऑफ कोर्स कल हम फिर क्लास लेंगे या क्लास देंगे ये तो कल ही पता लगेगा। और एक चीज़ और, लोग बड़े क्यूरियस हैं, परेशान हो रहे हैं कि जी कतर जाना चाह रहे हैं तो टिकट्स कैसे करें, वीज़ा कैसे करें। एक और सबसे ज़्यादा लोग परेशान थे वो इस बात पे कि कतर को होस्टिंग राइट्स कैसे मिल गए। ऑल्दो वी हैव कवर्ड दिस इनिशियल जो एपिसोड था उसमें डिटेल में बात की, बट वेरी क्विकली सबसे पहले कि अगर कतर जाना चाह रहे हैं टिकट्स कैसे करें, वीज़ा के क्या तरीक़ेकार है और पहुंचने का जो प्रोसेस है बहुत मुश्किल है क्या? तो अभी जो वीज़ा का सिचुएशन है वो एक हया कार्ड आपको मिलता है जो आप सिर्फ तब परचेज कर सकते हैं या तब उसकी वैलिडेशन आपको मिल सकती है ऐप के थ्रू कि आपके पास अकोमोडेशन हो, आपके पास रिटर्न टिकट हो और साथ में आपके पास किसी वर्ल्ड कप का मैच टिकट हो उस टाइम पे अपने ही नाम पे। अब किस तरीके से आप मैच की टिकट परचेज करेंगे, बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज हैं क्योंकि अभी सिर्फ आप थर्ड पार्टी कंपनी ब्लैक में मिल रहे हैं लोग, ब्लैक नहीं है एग्जैक्टली ये थर्ड पार्टी कंपनीज क्या करते हैं, ये परचेज करते हैं शुरू में जब वर्ल्ड कप की टिकट्स बिक्री होती हैं वो परचेज करके फिर अपने साइट्स पे वो लोग थोड़े एलिवेटेड प्राइसेस पे बेचते हैं। तो ब्लैक ही हुआ ना? नहीं ब्लैक का आप नाम दे रहे हैं मगर इलीगल नहीं है, ब्लैक तो इलीगल हुआ ना। ये देखो वही थोड़ा सा सजा सजू के काम करो तो वही ब्लैक वाइट बन जाता है। ये दुनिया का रीति है चल, बट इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। तरीकेकार यही है कि आपके पास सबसे पहले नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इजी प्रोसेस है, मतलब आप एफर्ट तो करना पड़ेगा। सुनने में तो यही आ रहा है कि काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है। मैंने भी जिन लोगों से सुना है वो यही बोल रहे हैं कि काफ़ी उन लोगों को मुश्किलात हो रही हैं क्योंकि फिर अकोमोडेशन भी आप उसी ऐप से लें, ये सारी चीजें तो आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। देखिए मेरे सर्कल के अंदर काफी लोग हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, प्लस जुनैद भाई हिमसेल्फ इज देयर। कल हम उनकी स्टोरीज देख रहे थे सारा किस तरह से वो पहुंचे हुए थे, तो इट्स वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। तो जाहिर है वो बड़े स्मार्ट लोग थे जिन्होंने 2 साल पहले ही अपने अकोमोडेशन टिकट्स चीज़ें कर ली थी, तो उनको तो क्वार्टर प्राइस पे पड़ गई सारी चीज़ें कंपेयर टू कि आप ऑन द स्पॉट। टिकट्स भी जो ऑन सेल गई थी दैट वाज दिस ईयर, जो लकी ड्रॉ हुआ था आपका, जिस ड्रॉ के लिए आपने अप्लाई किया, फिर सबके नाम आए थे आई बिलीव मई 2022 में। तो जिन जिन को वो लकी ड्रॉ जीत गए वो जीत गए, मगर जिन जिन को नहीं मिला मौका फिर उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी थी अगस्त के टाइम पे मुझे लगता है, और फिर जनरल सेल में जाके आपकी टिकट्स गई हैं, मगर उसमें भी ऑब्वियसली आप। अच्छा इसमें एक और चीज़ बताऊं, क्योंकि सिंस मेरे सर्कल में काफ़ी लोग गए तो एक बंदा 8 टिकट्स के लिए अप्लाई कर सकता था, एक इंडिविजुअल, और उसमें से फिर वो अलॉट करते। तो मेरे एक दोस्तों का ग्रुप था, ग्रुप ऑफ 9 पीपल, तो उन्होंने 8 मैचेस के लिए अप्लाई किया और सबको 2 मैच की टिकट मिली और इत्तेफाक से सेम मैच की मिल गई। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। तो ये तो एक पॉइंट और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि फॉल्स एडवर्टाइजिंग बहुत हुई है अकोमोडेशंस को लेके, जो क्योंकि लोग ज़्यादा दुनिया भर से आ रहे थे, आप सिर्फ पिक्चर से ही जज कर सकते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी फ्रॉड हुआ है। लोगों को जो बता के बेचा गया था और महंगी कीमत में बेचा गया था वो निकली नहीं अकोमोडेशन, वो बहुत छोटी निकली, बिल्कुल ना, मतलब टेंट्स मिले में जिसके अंदर लिटिल लंबे आदमी के खड़े होने की जगह नहीं है। मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लस ये है कि हया कार्ड जो है वो, और जो ऐप है खास तौर पे, वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं है। प्लस वो ऑथेंटिकेशन है, इफ़ यू हैव दैट ऐप वही आपकी ऑथेंटिकेशन है अकोमोडेशन की। जी, तो अगर आपको जी कोई एजेंट कह रहा है कि जी मैं करवा दूंगा, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, जब तक वो ऐप नहीं है और ऐप के थ्रू आपका काम नहीं हो रहा, इट कैन बी एंड इट मस्ट बी अ फ्रॉड। तो ऐप इज़ लाजमी। अच्छा जी, फिर जो बात हम पहले भी कर चुके हैं वेरी क्विकली, ये जो राइट्स मिले कतर को, ये कैसे मिले, वर्ल्ड कप कैसे आया कतर में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पे मैं अगर बात कर लूँ तो 2010 में इनकी
इनकी जो अलॉटमेंट हुई थी, इलेक्शन हुआ था सॉरी, जिसमें वोट्स डाले गए थे जो फीफा के डेलीगेट्स हैं, उन्होंने वोट्स डाले और उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ये हुआ था कि 2018 एंड 2022 के वर्ल्ड कप होस्ट डिसाइड हुए थे, जिसमें 2018 वाला रशिया जीता, which is Qatar was also partaking in that vote as well. और फिर 2022 में it was between USA, it was between Qatar and it was between the UK, जिसमें again Qatar जीत गया. अब इसमें जो है सब ने बोला कि करप्शन चार्जेस बहुत हैं, और वाकई जैसे अली ने पहले एपिसोड में भी बोला था कि 3 जो अफ्रीकन डेलीगेट्स थे फीफा के, 2 तो मर गए और एक अभी भी जिंदा है, मगर हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ पे, मगर उनको नेचुरल डेथ और मर्डर्स और सस्पिशियस डेथ्स। आई थिंक ब्लैक वीगो ना आ जाए। नहीं, मुझे कॉज ऑफ डेथ नहीं पता टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट दे डेड, दे आर इत्तेफाक। मगर और फिर इसमें जो मेन चीज़ उन्होंने की थी कि उनको यूरोपियन वोट हासिल करना था कतर को। अब वो कैसे करते, क्योंकि मिशेल प्लेटिनी उस टाइम पे यूएफा के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने क्या ऑफ़र किया, कतर ने फ्रेंच प्रेसिडेंट को ऑफ़र किया कि देखें हम आपको रिड्यूस्ड गैस प्राइसेस देंगे और साथ में हम ये करेंगे कि हम पीएसजी को ख़रीद लेंगे, आपकी जो फेवरेट टीम है, ठीक है। तो पीएसजी को उन्होंने ख़रीदा और फिर सॉरी उनको प्रॉमिस किया कि हम खरीदेंगे, और उसमें साथ साथ मिशेल प्लेटिनी, 2 कतर के ऑफिशियल्स थे उस टाइम पे, एंड जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो सब प्रेसिडेंट हाउस गए। उनका एक डिनर बहुत फेमस हुआ था, जिसमें ये अभी जो फीफा डॉक्यूमेंट्री भी चल रही है नेटफ्लिक्स पे, उस पर भी आप देख सकते हैं। उनका एक डिनर हुआ उसमें, और उसमें मिशेल प्लेटिनी को प्रेसिडेंट ने बोला कि देखें आपको जो भी है आपको इनको ही वोट देना है कतर वालों को। और मिशेल प्लेटिनी हैज़ द रोल के वो सारे जो भी यूरोपियन कंट्रीज है वो अलाइन कर सकते हैं, बोलते हैं कि कतर ये ऐसी इंसाइट है जो आज से पहले नहीं सुनी। बहुत सी ये बातें पता थी जी, खरीदा है, ये किया है, वो किया है, लेकिन एक्चुअली क्या पीछे की कहानी थी। तो थैंक यू गुल फॉर टेलिंग अस। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गुल ने। इसमें एक लाइटर मोमेंट में एक इंसिडेंट हुआ था जो कि बड़ा वायरल हुआ था अपने ज़माने। सेप ब्लैटर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक आदमी आया था वहाँ पे, और वो क्या नाम है डॉलर्स लेकर आया था अपने हाथ में बहुत सारे, और उसने आके यही बात की थी। वो ये बड़ी वेल नोन बात थी कि ज़ाहिर बहुत फाउल प्ले इन्वॉल्वड है कोस्ट राइट्स मिलने में। तो वो आया, उसने अपनी वो पूरी रैंट की, और वो जाते जाते बिल्कुल जब सिक्योरिटी उसको लेके जा रही थी, वो डॉलर उड़ाते हुए चला गया, और उसके ऊपर सेप ब्लैटर के ऊपर डॉलर्स की बारिश हो रही है। हम वो क्लिप अगर लगा भी सकें तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वो बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था फीफा के लिए और सेप ब्लैटर के लिए। राइट इंडीड। तो चले जी, ये तो आज के हमारा हो गया डे रैप। प्रेडिक्शंस पे बात होगी कल, और आप लोगों से मुलाकात होगी फुटबॉल टुडे पे टुमारो। तब तक अपना खास ख्याल रखें, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।